100 करोड़ के वसूली के आरोप होने के बाद चांदीवाल कमीशन का अहवाल अभी तक सामने आया नहीं है। बहुत साल हो गए इन चीज़ों को। अगला चुनाव महाराष्ट्र में आने वाला है, लेकिन फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हमारे साथ है। आप अभी एप्लीकेशन मूव कर रहे हो कोर्ट में, तो एग्जैक्टली क्या मामला है और कहाँ पे ये सब फंसा हुआ है? मेरे ऊपर जो फर्जी आरोप किए गए थे, और ये फर्जी आरोप देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह जो पहले के पुलिस आयुक्त थे उनके जरिए, सचिन वजे के जरिए मेरे ऊपर करवाने लगाए थे। जब मेरे ऊपर आरोप हुए तब मैंने सरकार को दरखास्त की थी कि मेरे ऊपर जो आरोप हुए हैं उसकी जांच होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। राज्य शासन ने जस्टिस चांदीवाल जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे उनके निगरानी में इंक्वायरी करने का निर्णय लिया। जस्टिस चांदीवाल साहब ने 11 महीने ये पूरी केस की इंक्वायरी की, पूरे कागजात देखे, काफ़ी लोगों के स्टेटमेंट्स लिए और उन्होंने अपना 1400 पन्ने का रिपोर्ट 3 साल पहले गवर्नमेंट को सादर किया। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो 1400 पन्ने का रिपोर्ट जो जस्टिस चांदीवाल साहब जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने दिया है गवर्नमेंट को, जो इंक्वायरी में मेरे खिलाफ में इंक्वायरी थी, मेरी मांग है कि वो रिपोर्ट जनता के सामने आना चाहिए। जनता को दूध का दूध पानी का पानी मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। मेरे ऊपर जो आरोप हुए वो उसमें सच्चाई है या नहीं है, लोगों को या जनता को मालूम पड़ना चाहिए करके मेरी बार बार मेरी दरखास्त सरकार को की, लेकिन सरकार ये रिपोर्ट पब्लिक के सामने लाने को तैयार नहीं है। मैंने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखा, मैंने एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखा, मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखा कि जस्टिस चांदीवाल का अहवाल जल्द से जल्द पब्लिक किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अहवाल सरकार लोगों के सामने नहीं ला रही है करके आखिर में आज मैंने हमारे वकील जो एडवोकेट असीम सरोदे हैं उनके जरिए सरकार को नोटिस दिया है कि आप 7 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देते या अहवाल सादर नहीं करते तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, और 7 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करेंगी तो मैं हमारे असीम सरोदे साहब के जरिए कोर्ट में जाके जो कोर्ट में न्याय मांगूंगा। आप कह रहे हो कि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉलिटिकली इसमें बिहाइंड द कर्टन हो रहा है, या फिर आप इस बात पे बहुत मतलब इस बात पे बहुत श्योर हो कि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो आपके खिलाफ नहीं जाने वाला? कैसा है, जो भी रिपोर्ट में है, रिपोर्ट में पूरी इंक्वायरी में जो चांदीवाल साहब ने पूरी इंक्वायरी की, उसकी 11 महीने इंक्वायरी किया, सबको वहाँ पे एक एक करके उनके बयान लिए, सब कागजात देखे, सबके स्टेटमेंट्स लिए, और जब मेरे बारे में मेरे ऊपर जो आरोप हुआ उसका इंक्वायरी रिपोर्ट में लोगों के सामने लाने के लिए बोल रहा हूँ, तो सरकार ने तो तुरंत लाना चाहिए। भाई ये 1400 पन्नों का रिपोर्ट अनिल देशमुख के खिलाफ में जो गलत आरोप किए थे उनका रिपोर्ट सामने, लेकिन क्यों सरकार डर रही है रिपोर्ट लाने से, इसका मुझे ताज्जुब है करके आखिर का एक ही रास्ता हमारे सामने तो यानी कोर्ट में जाने का, उसकी तैयारी हमने कर ली है। चलो, अब अभी कोर्ट में तो जाओगे इस पूरे मामले में। अब यह है कि आप तो होम मिनिस्टर रह चुके हो, अब महाविकास आघाड़ी के नेताओं को जब तक रश्मि शुक्ला डीजीपी है तब तक चुनाव को सामने जाने में एक्चुअली इशू क्या हो रहा है? क्योंकि आपके विदर्भ के नेता है, कांग्रेस तो आपकी अलायंस है, उन्होंने आज लेटर मूव किया इलेक्शन कमीशन को कि रश्मि शुक्ला डीजीपी नहीं होनी चाहिए। मेरे भी गृह मंत्री, माजी गृह मंत्री होने के नाते मेरी भी दरखास्त रहेंगी इलेक्शन कमीशन को कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजी रहते हुए चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2019 में ये जब रश्मि शुक्ला जब इंटेलिजेंस कमिश्नर थी उस टाइम इन्होंने इंटेलिजेंस कमीशन होने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं के फ़ोन टैप किए, शिवसेना के नेताओं के फ़ोन टैप किए, राष्ट्रवादी के नेताओं के फ़ोन टैप किए, ताकि पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए उन्होंने हमारे फ़ोन टैप करके भारतीय जनता पार्टी को उसकी जानकारी दे रही थी। एक अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी इस प्रकार से विरोधी पार्टी के फ़ोन टैप करता है और उसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देता है, ये बहुत गंभीर आरोप उसके ऊपर हुआ है। मैं जब गृह मंत्री था तब मैंने इसकी इंक्वायरी भी चालू की थी, फ़ोन टैपिंग के मामले की मैंने पूरी इंक्वायरी चालू कर दी थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
ये इंक्वायरी उन्होंने रोक दी है। और अभी डीजी पद पे जो सर्वोच्च पुलिस डिपार्टमेंट का जो अहदा है, वहाँ पे अभी रश्मि शुक्ला जी बैठी है। उनके रहते हुए महाराष्ट्र में चुनाव करना ये नाइंसाफी होगी करके इलेक्शन कमीशन ने डीजी को चेंज करके चुनाव को सामने राज्य शासन ने जाना चाहिए। देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है, आपके अलायंस से उद्धव ठाकरे वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आपके खुद की पार्टी भी टूट गई, वो तो अजित पवार ओरिजिनल पार्टी है, वो भी क्लेम कर रहे हैं चुनाव आयोग ने वही फाइनल फैसला दिया उन्हीं के ऊपर। आप अभी कह रहे हो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी जो डीजी जो सबसे सर्वोच्च हुद्दे पे बैठा है उसके भी कुछ डिस्प्यूट है, तो महाविकास आघाड़ी को लग रहा है कि पूरा गवर्नमेंट और पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऐसे नहीं है कि भाई, उसके तो सबूत है ना। डीजी ने फोन टैपिंग किया, उसके सबूत है पूरे। उसने उसने कमिट भी किया। जब मैं होम मिनिस्टर था मैंने उससे सवाल पूछा था। डीजी ने फोन टैपिंग के मामले में उसके पूरे सबूत शासन के पास में हैं करके हमारी मांग है कि चुनाव जो अभी होने जा रहा है, वो चुनाव जब होने जा रहा है उसके तब डीजी के पद के ऊपर रश्मि शुक्ला नहीं रहना चाहिए, ऐसे नाना पटोले साहब की मांग है, वो मांग जायज है। एक बात पूछनी है, हालांकि अभी रिसेंटली इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ, वहाँ पे अजीत बा ने कहा कि जैसे 2014 में एक्सटर्नल सपोर्ट देने वाले थे आप सब, मतलब शरद पवार ने कहा था, तब तो पार्टी एक साथ थी, तब कुछ सभी के दस्तखत लिए गए थे। वैसे ही 2019 में जब उद्धव ठाकरे जा रहे थे तो हम भाजपा के साथ जाएंगे, इसके लिए कुछ दस्तखत हुए थे। अब अजीत पवार की थ्योरी तो ये कहती है, आप भी इस पार्ट का प्रोसेस रहे हो, आपकी भी दस्तखत है उसके ऊपर, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 4-5 लोगों की राय थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना चाहिए। दस्तखत सभी ने कैसे कर दिए? कैसा है, जब विधायक चुन के आते सब लोग तो उस टाइम पार्टी सबके दस्तखत ले लेती है और वो अपने पार्टी ऑफिस में रखती है। वो दस्तखत का गैर इस्तेमाल किया गया है। हर एक पार्टी जो भी विधायक चुन के आते, समझो हमारा किसी पार्टी के 50 विधायक चुन के आए तो कभी भी मौका गिर सकता करके सबके विधायक की सिग्नेचर लेके रखते हैं और वो कागज पार्टी ऑफिस में रहता है। वो पार्टी ऑफिस का कागज निकाल के उसको जोड़ देना, किसी ने दस्तखत नहीं किए थे। यहाँ पे जो अजीत पवार जी के साथ में जो गए वो किस वजह से गए आपको सबको पता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी जो हमारे पार्टी की जो राय है कि जो भी पवार साहब को छोड़ के गए, पवार साहब को जो भी छोड़ के गए, जो भी प्रोमिनेंट नेता जो छोड़ के गए हैं, उनको फिर से वापस में पार्टी में नहीं लेना, इस प्रकार की राय हमारे पार्टी की है। देखो, अजित पवार का तो बहुत मतलब जर्नी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि शुरू में जब वो बाहर गए थे तब वो बोल रहे थे कि मेरे अंकल ने मुझे विलन बनाया पूरे पार्टी में और मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का प्रयास किया। वहां से शुरू हुआ ये सब जो जर्नी है पॉलिटिकल, वो कल तक इंडिया कॉन्क्लेव तक आता है और इंडिया कॉन्क्लेव में अजित पवार ये बोल देते हैं कि वो तो हमारे बड़े चाचा है, मैं तो आंखें ऊपर उठा के भी नहीं देख सकता। क्या आप इसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप तो इस सब में थे? चाचा है, फादर जैसे है, उन्हीं के साथ बगावत हुई ना। बगावत उन्हीं के साथ हुई। पार्टी छोड़ के, पवार साहब को छोड़ के कौन गया, किस वजह से गए, क्यों गए? तो देखो, ये अचानक से अजित पवार की बदली हुई भाषा, उनका रहने का सलीका भी जो कुछ लग रहा है, बात करने का हो या फिर स्माइल करने का, ये सब बदले हुए अजित पवार आपको कैसे नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सालों से आप रहे उनके साथ? अजीत दादा से तौर मुझे बदल गए। तेवर बदल गए ऐसा लग रहा है आपको? तेवर बदल गए। आपको नहीं लग रहा बदल गए? हाँ, अभी वो जयंत पाटिल साहब ने बताया ना, उनका जो अभी उनको जो गाइड कर रहा है फिलहाल अरोरा, वो जैसा बोलते वैसा अजीत पवार साहब स्टेटमेंट देते अभी फिलहाल। तो अब देखो, चुनाव को तो अभी सभी को सामने जाना है, लेकिन आप होम मिनिस्टर रह चुके हो, इसलिए सवाल पूछता हूँ। देवेंद्र फडणवीस के पास चुनाव से पहले होम मिनिस्ट्री होना और दूसरी तरफ जो सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह, उनका महाराष्ट्र में अचानक से एक्टिव हो जाना, ये होम मिनिस्ट्री साथ होने का एडवांटेज रहेगा इन दोनों के पास? देखिए, लोकसभा की चुनाव में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी साहब महाराष्ट्र में आए, अमित शाह साहब महाराष्ट्र में आए। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ 5 बार महाराष्ट्र में आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब 23 बार महाराष्ट्र में आए। क्या नतीजा निकला? जहां जहां नरेंद्र मोदी साहब, जहां जहां अमित शाह साहब सभा उनकी जहां पे हुई,
जो लोकसभा मतदार संघ में हुई वहां पे भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। वर्धा में गए वहां उनकी हार हुई, अमरावती में गए वहां का कैंडिडेट उनका हार गया, रामटेक में गए वहां का कैंडिडेट हार गया। जहां जा गए नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, वहां उनको भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, कोशिश करना उनके लिए जारी वाजबी है। हर एक पार्टी का नेता पार्टी बढ़ाने के लिए कोशिश करता, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ में काम कर रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी के बारे में काम कर रही है, जिस प्रकार से महंगाई के बारे में काम कर रही है, उससे महाराष्ट्र की जनता बहुत दुखी है। उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा और वैसे ही नतीजा विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछता हूँ, आप विदर्भ से आते हैं, अभी के लिए तो प्राइमरी ऐसा दिख रहा है कि विदर्भ में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लड़ेंगी, क्योंकि उनके वहां से मतलब ट्रेडिशनली विदर्भ भी उनके पास रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि विदर्भ में उनके सर्वेज अच्छे आ रहे हैं, ऐसे इंटरनल कुछ इनपुट्स आ रहे हैं। आप खुद काटोल से आते हो, विदर्भ में शरद पवार ने जब सांसद की थे तो वर्धा की आपकी सीट भी वहां आ गई थी। अब क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के साथ निगोशिएशंस विदर्भा के लिए ऑल स्मूथ फंक्शन होंगे, या फिर आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा है तो आप और डिमांड करेंगे? और दूसरा इसमें सवाल ऐसा है, काटोल में क्या इस बार नया चेहरा मिलेगा? कैसा है कि महाविकास आघाड़ी के जो घटक है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और हमारी मित्र पार्टी है, हम इकट्ठा बैठ के मतदार संघ का बांटअप चालू है हमारा। मेरिट के बेसिस पे हम ये चुनाव कौन से पार्टी के बात में अच्छे मेरिट का उम्मीदवार है, वो हिसाब से वहाँ पे वो पार्टी लड़ेगी। बड़े तालमेल के साथ में हमारी बातचीत चालू है। बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोई मतभेद नहीं है। बहुत अच्छी चर्चा करके, हर एक सीट के ऊपर चर्चा करके किस प्रकार से ये मतदार संघ अपन जीत सकते हैं, वो हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। और जल्द से जल्द हमारी पूरी लिस्ट तैयार हो जाएंगी और जल्द से जल्द उसको हम जाहिर करेंगे। काटोल का सवाल, काटोल में अभी चालू है, देखेंगे अभी मैं और कहाँ से लड़ सकता हूँ। मेरी भी कोशिश चालू है कि बाहर से लड़ना या काटोल से लड़ना, देखेंगे अभी क्या पार्टी क्या निर्णय लेती है। काटोल से इस बार नया चेहरा दिखेगा हमें? नहीं, अभी पार्टी क्या निर्णय लेती है, हमारे कार्यकर्ता का क्या है, उनको सबको पूछ के सबकी राय लेके निर्णय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फॉर्मर होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के अनिल देशमुख हमारे साथ थे। अलग अलग मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश की। उनकी जो राय है वो उन्होंने रखी। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले जिस तरीके का एक पोलराइजेशन पूरे स्टेट में हो रहा है, सिर्फ सोशल नहीं, पॉलिटिकली भी उस प्रोसेस के भी ये एक बहुत बड़े अहम पार्ट है। क्योंकि जिस शरद पवार की पार्टी टूटी थी, उसके बाद पवार का स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा है, और अनिल देशमुख पे आरोप होने के बाद ही वाज द मिनिस्टर जिन्हें ये सब अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब चांदीवाल कमीशन का भी रिपोर्ट कब आता है वो भी देखना अहम पूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार बाबले, पुणे, आज तक।